दिखा रहे हैं ये तस्वीर जो सामने आई है, जिसने सनसनी मचा दी है। प्रेम प्रकाश, जो कि हेमंत सोरेन के करीबी बताए जाते हैं, उनके आवास पर जब ईडी की टीम ने छापा मारा तो वहां से AK-47 की बरामदगी हुई है। प्रतुल सहदेव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड पर। नमस्कार दीपक जी। प्रतुल जी, AK-47 की बरामदगी प्रेम प्रकाश के आवाज से किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, इस सरकार में सत्ता के गलियारे में दलालों की हनक इतनी है कि पहले तो इनके पास बेशुमार कैश मिलता है और अब तो इनके बारे में सूचना थी कि 4 जिलों से इस राज्य सरकार ने इन्हें बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया था, लेकिन आज तो हद हो गई। आज प्रतिबंधित अत्याधुनिक AK-47 हथियार इनके पास से रिकवर होता है, जो कि बहुत ही चिंतनीय बात है। और हमें लगता है इसके जो पूरी घटना है, पूरा प्रकरण, इसके तार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं साहब। आप जानते हैं झारखंड के कुछ इलाके जो हैं वो उग्रवाद प्रभावित इलाके हैं। वैसे में ऐसे प्रतिबंधित हथियारों की बरामदगी जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी एक तरीके से खतरा मुझे प्रतीत लगता है। और हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। NIA जैसी एजेंसीज को इस जांच को टेकअप करना चाहिए, क्योंकि AK-47 एक दलालों के दलाल के सुपर दलाल जो है झारखंड के, उनके यहाँ से मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जो स्थिति है झारखंड की वो भयावह है। जी बिल्कुल, कानूनी रूप से गलत काम करने वालों को इस तरह की आवश्यकता पड़ती है, ये सभी जानते हैं। और अवैध खनन कितना खतरनाक है, इसको लेकर बरामदगी हुई है AK-47 की। तो क्या लगता है कि वो बल प्रयोग के लिए भी इस तरह के हथियार का उपयोग करते होंगे अवैध खनन में शामिल लोग? दीपक जी, बड़ा प्रश्न है, ये हथियार आखिर प्रेम प्रकाश के पास आया किससे, किस तरीके से उन्होंने इसे लिया? क्या इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से इसे खरीदा, किसी दूसरे सोर्स से खरीदा, उग्रवादियों से मिला, उग्रवादियों को दिया जाने वाला हथियार था? आखिर ये हथियार किसके लिए था? और प्रेम प्रकाश ने अगर इसको अपने लिए रखा था तो ये बात तो और भी चिंताजनक है कि ये हथियार इनके पास पहुंचा कैसे। मुझे लगता है पूरा मामला, मैं फिर से दोहराता हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इनके ऊपर जो संगीन धाराएं हैं वो लगनी चाहिए और NIA को जांच को टेकअप करना चाहिए, क्योंकि AK-47 जैसे 2 हथियार इनके पास बरामद हुए। और सबसे बड़ी बात कि इनको ये पता था कि आज ना कल इनके यहाँ रेड होगा, उसके बाद भी इनके पास पहले क्या क्या हथियार होंगे, खपाने के बाद भी 2 AK-47 मिलते हैं। तो सोचिए स्थिति कितनी विकट है। यानी कि प्रतुल जी, आपका इशारा कहीं इस ओर तो नहीं कि नक्सली और उग्रवादियों के साठगांठ से ये अवैध खनन का खेल झारखंड में चल रहा है और उसमें बड़े नाम शामिल हैं, जो सफेद पोश बनते फिरते थे वो भी शामिल है? दीपक जी, ये ओपन एंड शट केस है। जितने भी खनन वाले इलाके हैं वो सब घने जंगलों के बीच में हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। और इलीगल माइनिंग का रैकेट जो इस सरकार में चला, उसमें कहा जाता है कि इन्होंने इतना कोयला इलीगली प्रोड्यूस किया कि कोल इंडिया के प्रोडक्शन को पीछे ढकेल दिया। बाद में NIA ने इस केसेस को टेकअप किया और बहुत सारे जो उग्रवादी संगठन सीधे उपकृत हो रहे थे इस अवैध खनन से, उन पर इन्होंने नकेल कसी। अब ये तो जांच का विषय है कि ये हथियार इनके पास आए कहां से। हाँ, लेकिन एक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में अगर ऐसे हथियार की बरामदगी एक सत्ता के दलाल के यहाँ से होती है तो ये बहुत चिंताजनक है और इसकी केंद्रीय एजेंसी को जांच करनी चाहिए। जी प्रतुल जी, पिछली सरकार में जो ऑपरेशन ग्रीन हंट चला था, नक्सल और उग्रवाद पर जिस तरह से काबू पाया गया था, लगता है उन ऑपरेशंस के परिणाम को अब यहाँ पानी फेरा जा रहा है? देखिए, पिछले 2.5 वर्षों से जिस तरीके से नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है और खुलेआम अब जो नक्सली हमारे समय मान में दुबक गए थे, हथियार छोड़कर भाग खड़े हुए थे, ये फिर से रीग्रुप कर रहे हैं। और अब तो स्प्लिंटर ग्रुप्स भी काफी की संख्या में आ गए हैं। आप देखें, पहले सिर्फ MCC हुआ करती थी, अब TPC, SMJC, झारखंड जनमुक्ति, पता नहीं कितने सारे आपराधिक गिरोह आ गए हैं जो उग्रवादी गिरोह के नाम पर कार्य कर रहे हैं। तो इस सरकार में अगर कोई चीज बढ़ी है तो वो सिर्फ उग्रवाद की घटना है। और हम मानते हैं कि फिर से कि एक सत्ता के दलाल के अलमीरे से सजा कर रखी गई 2 AK-47। आप सोच सकते हैं ये कितना बेखौफ है कि अपने घर के अलमीरे में 2 AK-47 हथियार इसने रखे थे। तो ये आखिर किसके लिए रखा था इसने, ये बड़ा जांच का विषय है। जी प्रतुल जी, जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, अब लगता है ईडी की जांच पर्याप्त नहीं है, आप भी NIA जांच की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ईडी की जांच, जब तक वो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू था तब तक वो बिल्कुल सही था और ईडी की जांच का ही परिणाम है, ईडी का रेड का ही परिणाम है कि आज हम उस स्टेज पर पहुंचे हैं कि
एनआईए के भी एंट्री का स्कोप हो गया। अब आप देखिए इतने बड़े अत्याधुनिक हथियार आखिर एक सत्ता के दलाल के घर पहुंचे कैसे। तो मुझे जाहिर तौर पर पूरा विश्वास है कि एनआईए इस जांच में जरूर अब इंटर करेगी और ये पूरा भंडाफोड़ होगा कि ये अत्याधुनिक हथियार इनके घर पहुंचे कैसे। जी प्रतुल जी, हम भूले नहीं है, सालों पहले कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के संपर्क तक झारखंड में जुड़े हैं और उसमें कार्रवाई भी हुई है। लगता है वो संपर्क फिर से जीवित हो रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार पहली सरकार थी जिसने पीएफआई को बैन किया था। उसके बाद बांग्लादेश से हमारी जो सीमाएं हैं वो सीधे तौर पर तो नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन वेस्ट बंगाल के जरिए बहुत ही नजदीक का रास्ता है बांग्लादेश से। तो उस समय भी बहुत बड़े संख्या में जो तार जुड़े हुए थे। जो आप बोधगया ब्लास्ट की बात करें, उसके अतिरिक्त अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें बहुत से लोग थे जो रांची के सीटीओ बस्ती से पकड़े गए थे और उनको सजा भी हुई थी। तो उस समय भी आतंकवादी संगठनों का सीधा तार जो था वो झारखंड और रांची से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये तो हद है। ये प्रेम प्रकाश जो खुद को एक सफेद पोश व्यापारी बताता था, आखिर इसके काले करतूतों का कोई अंत नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग तक तो इसने जो किया था वो जग जाहिर था, लेकिन अब तो इसके यहाँ हथियार बरामद हो रहे हैं और वो भी अत्याधुनिक हथियार। इसमें 100 गोलियां निकलती हो। ये 100 गोलियां किसको मारने के लिए प्रेम प्रकाश ने रखा था। जी, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। प्रतुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।